जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। विज्ञान विषय का ये पाठ योजना तीसरा है प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, पहले आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनिए, समझिए, उसके पश्चात आप अपनी फाइल पे लिखने का प्रयास करिएगा इसको, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग लगी रहती है प्यारे बच्चों माइक्रो टीचिंग की, उस विद्यालय का नाम हम लोग वहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसके पश्चात कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, तो विज्ञान विषय का है। कालांश लिखेंगे, ठीक है। अवधि 30 मिनट का है। कालांश जो भी घंटी आपको मिलता है वो लिखिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कालांश के लिए भी एक चीज़ समझिएगा, जब हिंदी में लिख रहे हैं ना तो सभी चीज़ें आप यहाँ पर लिखिए। जैसे ये कालांश लिखा हुआ है सेकेंड है ऐसे रोमन अंक में, तो इसको आप लोग द्वितीय करके लिखिए, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे अवधि 30 मिनट का है। उसके पश्चात देखिए प्रकरण के पहले क्या होगा, दिनांक होगा, तो दिनांक जो भी है आप उसके हिसाब से आप दिनांक अपना यहाँ पर प्रकरण से पहले कर लीजिएगा। लास्ट में जो होता है वो प्रकरण है प्यारे बच्चों, लिखा जाता है। और आज का जो प्रकरण मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है जीवाणु व विषाणु, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। तो सामान्य उद्देश्य प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपका विषय से संबंधित निर्धारित किए जाते हैं, ठीक। तो ये जो सामान्य उद्देश्य बनेंगे वो विषय से बनेंगे, किससे, विज्ञान विषय से। तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना बच्चों को, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास कराना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्रों में विज्ञान विषय का महत्व बताना, छात्रों में निरीक्षण करने की शक्ति को विकसित करना, ठीक है। उसके बाद और भी लिख सकते हैं कि छात्रों का कल्पना शक्ति का विकास कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप और भी सामान्य उद्देश्य बना सकते हैं, ठीक। उसके पश्चात है विशिष्ट उद्देश्य प्यारे बच्चों। देखिए उद्देश्यों का जब व्यवहारिक लेखन हम लोग करते हैं, लिखते हैं, तो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधियों में जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो विधि मानी जाती है वो रॉबर्ट मेगर का माना जाता है। उन्होंने सबसे अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं लेसन प्लान का लिखने की विधि बताई है उद्देश्यों में, ठीक। उसके पश्चात मिलर का आता है और RCM का आता है। तो प्यारे बच्चों मैं मेगर के अनुसार बता रहा हूँ आपको जो लेसन प्लान सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर जब विशिष्ट उद्देश्य आप लोग बनाएंगे तो विशिष्ट उद्देश्य जब बनता है प्यारे बच्चों तो प्रकरण के अनुसार बनता है, ठीक है। तो आप भी बनाएंगे तो जब विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे तो वो प्रकरण के अनुसार बनाएंगे। इसमें 3 उद्देश्यों को मुख्यतः हम लेकर के चलते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत है। तो एक तो होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है बोधात्मक स्तर पर, और तीसरा होता है आपका क्रियात्मक स्तर पर, या उसको प्रयोगात्मक स्तर भी बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बच्चों को ज्ञानात्मक स्तर पे क्या चीज़ें पढ़ाने के पश्चात उनमें परिवर्तन होगा या परिवर्तन करना चाहते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो पहला है कि छात्र जीवाणु तथा विषाणु के बारे में जान सकेंगे, ठीक। दूसरा है छात्र जीवाणु तथा विषाणु को परिभाषित कर सकेंगे। इसी में और अगर बनाना है तो आप बना सकते हैं कि छात्र जीवाणु तथा विषाणु का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र जीवाणु तथा विषाणु के बारे में समझ सकेंगे, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखिए नॉलेज स्तर पे जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो परिभाषित करना, लिखना, रेखांकित करना, कहना, सुनना, नाम इनका बताना या नाम देना, प्रत्यास्मरण करना, अभिज्ञान करना ना, रिकॉग्नाइज जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसको कह सकते हैं चयन करना, पुनः उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट जो कराई जाती हैं बच्चों को ज्ञान स्तर पर कराई जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं हम एज ए टीचर चाहते हैं कि बच्चों में ये डेवलपमेंट हो सके। उसके पश्चात है बोधात्मक स्तर। तो प्यारे बच्चों बोधात्मक स्तर में अब देखिए बनाया गया पहला, छात्र जीवाणु तथा विषाणु की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। दूसरा है छात्र जीवाणु तथा विषाणु में अंतर कर सकेंगे, ठीक।
तो और भी आप बना सकते हैं यहाँ पर कि छात्र जो है जीवाणु तथा विषाणु में तुलना कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो निर्धारित की जाती है, मैं आपको बता दूं कि बच्चों के अंदर ये डेवलपमेंट जो कराया जाता है तो वो होता है बच्चों को चित्र बनाना सिखाना। जैसे अब इसका चित्र होगा तो बनाना सिखाएंगे, सूत्र के रूप में कहना, जो कार्य कराए जा रही हैं उसकी सूची बनाना, वर्गीकरण बनाना ना, व्याख्या देना, उद्देश्य को बताना, कोई कुछ भी चीज़ें पूछी जा रही हैं तो बच्चों को प्रकट करने आ जाए ना, सिद्ध करने आ जाए, उचित कारण बतलाने आ जाए इसका, तो ये सारी चीज़ें बोध स्तर में कहीं ना कहीं बच्चों को आ जाता है, या हम प्रयास करते हैं जो टीचर की इतना चीज़ें उनको आ जाए, तो उसी अनुसार से कहीं ना कहीं हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि अनुप्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक स्तर आता है, तो इसके अंतर्गत हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया है कि छात्र जीवाणु तथा विषाणु से होने वाले रोगों की सूची बना सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेवलप एक ही बनाया गया है, आप और भी बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए जो चीज़ें होती हैं बच्चों के अंदर हम कराना चाहते हैं, तो मूल्यांकन करना आ जाएगा। ठीक है, कौन सा जीवाणु है कौन सा विषाणु है मूल्यांकन के द्वारा बता पाएगा, प्रदर्शित कर पाएगा चित्रों के माध्यम से, तो प्रदर्शित करना आ जाएगा, रचना करना आ जाएगा, परिकल्पना करना आ जाएगा, उनको हाइपोथेसिस बनाना आ जाएगा, सेलेक्ट करना आ जाएगा, चुनना जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और निष्पादन करना आ जाएगा। तो ये बहुत सारी गणना करना भी यहाँ पर आ जाता है अनुप्रयोगात्मक स्तर के अंतर्गत। तो बच्चे जो अप्लाइड कर सके अपने जीवन में, उसको प्रयोग में ला सकें ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अनुप्रयोग स्तर पे होती हैं। तो बच्चों के, तो इस हिसाब से आप या इस तरीके का आप यहाँ पर और भी चीज़ें निर्मित कर सकते हैं। सहायक सामग्री, सहायक सामग्री के रूप में प्यारे बच्चों, जो आप शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक सामग्री लाएंगे उसका जिक्र यहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको कह सकते हैं कि जो टॉपिक में आएगा उसके हिसाब से आप लिखिएगा। यहाँ पर लिखा गया लपेट संपट पॉइंटर, अगर कुछ चित्र है अगर जीवाणु विषाणु से रिलेटेड तो उस का चित्र आप लिखेंगे, या चार्ट पेपर पे है तो चार्ट पेपर लिखेंगे, जो नाम है जीवाणु का वो जीवाणु या विषाणु का चित्र लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग पूर्व ज्ञान लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो ये मान के चलते हैं, लिखा जाता है यहाँ पर कि छात्र जीवाणु तथा विषाणु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप लिखेंगे अपनी फाइल में। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर उसके पश्चात प्यारे बच्चों प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसके लिए 3 कॉलम बनती है, जैसे आपको कॉपी में दिख रहा है कि क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि बहुत सारे जो छात्राध्यापक होते हैं ना वो भी अध्यापिका लिख देते हैं। तो ये किसी बालिका का है तो इसलिए वो अपना छात्राध्यापिका लिखी है ना, अगर बालक का होगा तो छात्राध्यापक कथन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये चीज़ों का ध्यान में रख करके आप लोग लिखा करिएगा या लिखिएगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया छात्राध्यापिका के द्वारा कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यक होती है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा गया है और छात्र उत्तर देंगे कि शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है, शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है और शुद्ध जल की आवश्यकता होती है मनुष्य को स्वस्थ रूप से जीने के लिए। ठीक, अब उसके पश्चात दूसरा प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों, यदि मनुष्य को शुद्ध भोजन व शुद्ध जल ना मिले तो क्या होगा। ठीक, तो अब बच्चे बताएंगे कि बीमार पड़ जाएंगे, अगर शुद्ध रूप से नहीं मिल रहा है सारी चीज़ें तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक, अब मनुष्य को होने वाली कुछ बीमारियों के नाम बताओ। तो बच्चे बताएंगे ना कि पोलियो हो जाएगा, मलेरिया, टाइफाइड या होता है तो क्षय रोग, बुखार आदि। अब यहाँ से हमने प्रश्न बनाएंगे, ये जो उत्तर मिला, देखिए सभी प्रश्न के उत्तर सीक्वेंस में है, तारतम्यता है, जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर मिला, उसी उत्तर से प्रश्न का निर्माण किया गया, फिर इस जो प्रश्न पूछा गया फिर उसका उत्तर जो मिला है उसी उत्तर से प्रश्न का निर्माण बन रहा है। इसी तरीके से सीक्वेंस में प्रश्न बनेंगे। ठीक, पोलियो, क्षय रोग, टाइफाइड अनेक बीमारियों को उत्पन्न करने वाले कारकों के नाम बताओ।
तो वो बताएंगे कि जीवाणु व विषाणु के द्वारा ये रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों जब ये बच्चे बता लेते हैं तब टीचर्स के द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है कि बच्चों आज हम लोग जीवाणु विषाणु नामक पाठ का अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी फाइल में इस तरीके से लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हेडिंग आप लिखेंगे, लिखा नहीं गया है लेकिन आप लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यहाँ ऊपर जगह छोड़ करके एक लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में देखिए कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री उसी में है, क्योंकि जगह नहीं मिल पाया इसलिए एक ही में कर दिया गया है इसको। अब यहाँ से विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जीवाणु किसे कहते हैं, छात्र मौन हो जाएगा। ठीक, अब मौन हो जाएगा तो उसके पश्चात अब छात्र क्या करेगा, स्पष्टीकरण या व्याख्या यहाँ से करेगा। ठीक, प्रश्न क्या है, तो विकासात्मक प्रश्न है। अब देखिए जीवाणु के बारे में बताया जा रहा है छात्राध्यापिका के द्वारा कि जीवाणु जो है बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है जो प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ये अकेंद्रक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव है और प्रायः सर्वत्र पाए जाते हैं, मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। ये छात्राध्यापिका द्वारा कथन किया जा रहा है और छात्र इसको क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है, यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये बताने के पश्चात जीवाणुओं का आकार व आकृति क्या होती है ये छात्राध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाएगा, बताया जाएगा। जो चीज़ें बता रहे हैं हम शिक्षण बिंदु में यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए जीवाणु अत्यंत सूक्ष्म, अब क्या है कितना सूक्ष्म है, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कोष्ठक व्यास जो होता है 0.2 से लेकर के 1.5 mm तथा लंबाई जो होती है 3.0 से लेकर के 5.0 mm होते हैं। कुछ जीवाणु जैसे पास्चुरेला, ठीक है, का परिमाण जो होता है 0.2 इंटू 0.3 से लेकर के 7.0 mm होता है। आकृति के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है छड़ाकार या बेसिलस। ठीक, अब इसकी व्याख्या टीचर देगा कि ये छड़ाकार या बेलनाकार होते हैं। जोड़ों के रूप में इन्हें बेसिलस, ठीक है, बेसिलस तथा जंजीर के रूप में इन्हें स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। जैसे आपका तपेदिक है वह ये क्या इन्फ्लुएंजा है जीवाणु के रूप में, और इसका क्या जो बेसिलस की बात कर रहे थे यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य के रूप में छात्राध्यापिका ने क्या किया, चित्र बनाया हुआ है बेसिलस का, और इसको भी बनाया गया है जो न्यूमोनी है, जिसको हम लोग डिप्लोकोसस के रूप में जानते हैं। तो ये इसका भी चित्र श्यामपट्ट के रूप में बना करके उसको बताया गया है। ठीक है, तो अब आप जो चीज़ें श्यामपट्ट कार्य में किए हैं तो ये पहले लेसन प्लान में आप लिखेंगे या फिर बनाएंगे, तो इस तरीके से बना करके आप श्यामपट्ट कार्य का चिपका दीजिए। ठीक है, अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखिए दूसरा है उसी में प्रकार जो बात कर रहे थे गोलाकार या कोकस ना, ये गोलाकार तथा सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब जो बताया जा रहा है इसको छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्या विधि क्या है, तो यहाँ पर व्याख्यान विधि है। जैसे पहला है इसमें माइकोकोकस, ठीक है, ये एकल कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। अब दूसरा है जिसको हम लोग डिप्लोकोकस बोलते हैं, ये दो कोशिकाओं के समूह के रूप में होते हैं। ठीक है, जिसका चित्र यहाँ पर श्यामपट्ट में बनाया गया है, तो यहाँ लेसन प्लान में भी देखिए बनाया गया है। ठीक है, अब तीसरा जो बताया गया है कि ठीक है उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस, ये श्रृंखला के रूप में होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस ना। अब जो बताया जा रहा है ना व्याख्या, उसको छात्र क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुन रहा है। जैसे ये चित्र को
छात्राध्यापिका ने क्या किया, लपेट सांपट पे बना के लाई थी, जो कि लपेट सांपट एक ब्लैक कलर का होता है जिसको रोलर बोर्ड भी कहते हैं, उसी पे बना के, क्योंकि अगर आप डायग्राम को बोर्ड पर बनाएंगे तो शायद समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसने क्या किया, बच्चे ने लपेट सांपट पर ही चित्र बना कर के लाई थी जो कि दिखा दी। या फिर आप इसको चार्ट पेपर पे बना कर के ला सकते हैं जिसको आप कक्ष में दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डी है स्टेफाइलोकोकस, ये अंगूर के गुच्छों के रूप में होता है। अब इसको भी स्टेफाइलोकोकस ऑरेंज जो बोलते हैं, तो इसको भी क्या किया, आप चित्र बना करके दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सारसीनी, इसमें 6 से 64 गोलाकार जीवाणु जुड़ करके घनाकार आकृति बनते हैं। ठीक, तो इस तरीके का ये प्यारे बच्चों व्याख्या है जिसको यहाँ पर लिखा गया है, आप एक बार इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब उसके पश्चात देखिए जो नेक्स्ट है वो सर्पीलाकार है, ये स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का होते हैं, इनके शरीर पर एक या एक से अधिक रोमाम पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का देखिए इसका स्ट्रक्चर है, चित्र बनाया गया है। इसको भी आप चाहें तो चित्र के रूप में यहाँ पर आप लिखेंगे कि क्या है, चार्ट पेपर पे बनाया करके लाया है, सहायक सामग्री के रूप में ये है चित्र। ठीक है, अब जो व्याख्या दिया गया है आपका छह प्रकार आपने बता दिया यहाँ पर, तो 6 प्रकार से रिलेटेड आपने व्याख्या दिया 4-5 मिनट में। अब यहाँ से बोध प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, कि बच्चों को ये व्याख्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बीच बीच में प्रश्न पूछा जाता है ना, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। जीवाणु कैसे होते हैं, बच्चे बताएंगे, एक कोशिकीय अकेंद्रक कोशिका भित्ति युक्त होते हैं ना। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कोकस प्रकार के जीवाणु कितने होते हैं, तो बच्चे को वहाँ बोर्ड पे बताया गया कितने प्रकार का होता है, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। एकल कोशिका किस जीवाणु में पाया जाता है, बच्चे बताएंगे कि माइक्रोकोकस के रूप में पाया जाता है। तपेदिक एवं इन्फ्लुएंजा के जीवाणु की आकृति कैसी होती है, बताएंगे छड़ाकार या बेलनाकार होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप प्यारे बच्चों समझिएगा जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो विधि कौन सी है, तो विधि में आप समझिएगा यहाँ पर कि ये जो विधि है वो प्रश्नीकरण विधि है। ठीक, कौन सी विधि है, तो प्रश्नीकरण विधि है। देखिए प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का बच्चे जब रिप्लाई दिए हैं ना, तो बच्चों को फीडबैक भी यहीं पे देना चाहिए। जैसे वो दिए तो हमने कहा ठीक है, कह करके बैठा दिए ना। उसके पश्चात हमने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि ध्यानपूर्वक सुन रहा था, तभी वो बता पाएगा कि 6 प्रकार का होता है ना। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, फीडबैक भी उनको देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे उसने कहा, हमने कहा शाबाश। ठीक, आप अंग्रेजी में भी यहाँ कह सकते हैं गुड। तो इस तरीके का बच्चों को फीडबैक भी प्यारे बच्चों आपको देते चलना होगा। ये स्टिमुलस का काम किया है, जिसको दिखा करके चित्र की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को व्याख्या दे रहे हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्टिमुलस हो गया, लेकिन उनको प्रतिपुष्टि भी तो देनी चाहिए छात्रदेव। तो ये यहाँ पर आप इसको भी अपने लेसन प्लान में लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही। ठीक है, अब उसके पश्चात देखिए प्यारे बच्चों शिक्षण बिंदु में विषाणु के बारे में लिखा गया है। ठीक है, विषाणु का आकार, वो आकृति कैसा होता है उसके बारे में लिखा गया है, व्याख्या दिया गया है। ठीक, तो जैसे मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको, आप लिख भी लीजिएगा इस तरीके से। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। यह अम्ल और प्रोटीन से मिल करके गठित होते हैं। ठीक है, ये शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें ही क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक, अब ये व्याख्या दिया रहा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके पश्चात विषाणु का आकार व आकृति बताई जा रही है। तो विषाणु निम्न या कह सकते हैं निम्नलिखित आकार एवं आकृति के होते हैं। विषाणु औसतन 17 mm से लेकर के 350 mm व्यास के होते हैं। चोचक व विषाणु
जिसको हम लोग पायो वायरस सबसे बड़ा होता है जो कि 350 mm का, तथा सबसे छोटा जो विषाणु होता है वो पशुओं में पाया जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं खुरपका, ठीक है, या मुख पका, इस नाम से जाना जाता है। रोग होता है निष्क्रिय सूक्ष्म कणों के रूप में विद्यमान कणों को विरियान, ठीक है, कहते हैं। प्रत्येक कण में प्रोटीन के कवच से घिरा डीएनए तथा आरएनए का एक कुंडलित अणु होता है। प्रोटीन के कवच को आपका कैस्पिया कहते हैं। वायरस का लगभग 6% का भाग आपका इसमें एसिड में पाया जाता है तथा 94% भाग जो होता है प्रोटीन कवच होता है, ठीक है। ये व्याख्या दिया गया प्यारे बच्चों, तो इसको ध्यानपूर्वक एक बार देख लीजिए, आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी बताया गया है, जीवाणु का वायरस है, ठीक है, ये वायरस है। अब यहाँ पे जो व्याख्या पूरा दिया गया है ना, उसी से क्या किया गया, बोध प्रश्न पूछ लिया गया है प्यारे बच्चों। ये भी देखिए लपेट सैंपट पे ही किया गया है, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा चित्र है इसमें, तो आप चाहें तो एक ही चार्ट पेपर में सभी चित्रों का निर्माण करके ला सकते हैं सहायक सामग्री के रूप में। जैसे इसने लपेट सैंपट में ही लेकर के आया है, तो लपेट सैंपट के रूप में लिखी हैं, ठीक। बहुत प्रश्न हो गया। चेचक जो विषाणु की आकृति बताइए कितने mm का होता है, तो बच्चे बता लेंगे। तो ये प्रश्नों उत्तर विधि चलेगी। विरियान से आप क्या समझते हैं, बच्चे बताएंगे। वायरस कितने प्रतिशत ये न्यूट्रेला एसिड पाया जाता है, वो बच्चे बताएंगे कि 6% विषाणुओं को 6%। तो ये प्यारे बच्चों इस तरीके से यहाँ से जो पढ़ाया गया उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक एक बार आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या क्या व्याख्या है। उसके पश्चात मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए बहुविकल्पी प्रश्न का निर्माण किया गया है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न का निर्माण किया गया है। दूसरा जो है प्रत्यास्मरण वाला प्रश्न है कि बच्चे अगर ध्यानपूर्वक सुने रहेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पढ़ाया गया ना 4 अन्विति में, या कह सकते हैं कि 4 व्याख्या में, अन्विति नहीं व्याख्या है, तो 4 व्याख्या में पढ़ाया गया, उसी व्याख्या से रिलेटेड, पूरे व्याख्या से रिलेटेड कहीं के मूल्यांकन प्रश्न पूछा गया है, ताकि पूरी की पूरी व्याख्या जो है वो ध्यानपूर्वक सुनी गई कि नहीं सुनी गई। तो प्यारे बच्चों अब उसके पश्चात आप देख पा रहे हैं कि निरीक्षण कार्य लिखा गया है। जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य कर रहे थे तो छात्राध्यापिका कक्ष का निरीक्षण कार्य किया गया, ठीक है। उसके पश्चात गृह कार्य है, तो गृह कार्य में भी आप मिलान वाले प्रश्न दे सकते हैं, या इस तरीके से प्रश्न दे सकते हैं कि विषाणु से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित व्याख्या कीजिए, विषाणु के विभिन्न प्रकारों का चित्र के माध्यम से समझाइए, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे ना आप पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर लिखेंगे और यहाँ पर आप समालोचना की हेडिंग डाल करके छोड़ देंगे, तब जा कर के आपका पूरा का पूरा एक लेसन प्लान कंप्लीट होगा। प्यारे बच्चों ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि आपकी व्याख्या जो होनी चाहिए वो कम से कम 3-4 व्याख्या होनी चाहिए, बहुत छोटा व्याख्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब 2 व्याख्या कर देते हैं छोटा छोटा, तो आपका व्याख्या करने में ना बहुत कम समय, 5 मिनट में आप 2 व्याख्या कर लेंगे आसानी से, अगर बहुत ज़्यादा छोटा आप बनाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि व्याख्या थोड़ी सी बड़ी हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका संपूर्ण लेसन प्लान है जो आपको बताया गया, ठीक।